today's one short video we are going to revise physical geography through and through and इसके बाद एक और है जिसको हम रिवाइज करने वाले हैं दैट विल बी इंडियन ज्योग्राफी राइट। बट उसे बाद में करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं। कितने पेजेस हैं देखते हैं कितने घंटे में हम कर पाएंगे। पहले हम पेजेस काउंट कर लेते हैं, ठीक है। कितने पेजेस है ये फिजिकल ज्योग्राफी? 139 राइट, 219 एंड दिस इज़ 132। 87 पेजेस है। देखते हैं 87 पेजेस को हम कितने देर में ख़त्म कर पाते हैं, ठीक है। एक ही सिंगल वीडियो में ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ मैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या है यूनिवर्स। यूनिवर्स में एकदम क्विकली सब रिवाइज करें, मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवाइज करें। तो सबसे पहला जो होता है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस डेवलप किसने किया था? इमैनुअल कांट ने डेवलप किया था। उन्हीं ने ये बताया था, नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में दिया था। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था पियरे लाप्लास ने। तो दिया किसने था? कांट ने डेवलप किया था। बाद में लाप्लास ने इसको मॉडिफाई किया था। फाउंड फ्रॉम अ लार्ज क्लाउड ऑफ द गैस डस्ट कॉल्ड अ नेबुला। तो नेबुला क्या है? गैस एंड डस्ट का लार्ज क्लाउड है। गैस भी होगा उसमें, डस्ट भी होगा, उसका क्लाउड होगा, उसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। दैट कोलैप्स्ड ड्यू टू द ग्रेविटी, और वो कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। देन नेबुला कलेक्टेड इट्स मटेरियल इन द सेंटर, स्टार्ट रोटेटिंग। जो नेबुला है वो कलेक्ट हो जाएगा, अब कलेक्ट कर लेगा अपना मटेरियल को एट द सेंटर, स्टार्ट रोटेटिंग एंड फ्लैटन इनटू अ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटर बिकम्स इंक्रीजिंगली डेंस एंड हॉट, और जो इसका सेंटर होगा वो इतना ज़्यादा हॉट होगा, इतना ज़्यादा डेंस होगा। और जो सेंट्रल रीजन है बाद में फिर यही क्या बना बोल रहे थे, बाद में यही बनेगा सन, ऐसा बोला गया। रेस्ट ऑफ द डिस्क, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिस्क है वो सब क्या बने? प्लैनेट बने, मून बने, ऐसा बना, ठीक है। तो किसने दिया नेबुलर हाइपोथेसिस? कांत ने दिया है। लाप्लास ने उसको मॉडिफाई किया। नेबुला क्या है? गैस एंड डस्ट का क्या है? क्लाउड है ना। सेंटर है वो बहुत ज़्यादा डेंस है और बहुत ज़्यादा हॉट है, और वो क्या होने लगा? रोटेट होने लगा। और उसके साथ ही जो बीच वाला पोर्शन है जो एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट है वो बनेगा सन, और बाकी जो डिस्क का अदर पेरिफेरी वाला जो पोर्शन है वो बनाएंगे क्या? प्लैनेट्स एंड मून्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी विल सी रिवाइज्ड हाइपोथेसिस। रिवाइज्ड हाइपोथेसिस, तो इन ये जो हाइपोथेसिस है उसी को रिवाइज किया ऑटो स्किमेडिट एंड कार्ल विजास्कर ने। ये रशियन है, ठीक है। ऑटो स्किमेडिट एंड कार्ल विजास्कर ने 1950 में, ठीक। सराउंडेड बाय दी सोलर नेबुला कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। तो जो सोलर नेबुला को बताया इन्होंने, इधर तो सिर्फ नेबुला की बात हुई थी। नेबुला क्या था? क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। याद रखना, यूपीएससी ने पूछ लिया है, ठीक है। तो नेबुला क्या है? गैस एंड डस्ट का क्लाउड है। और जो सोलर नेबुला है, सन क्या से बना है? हाइड्रोजन हीलियम से बना है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो वहीं से याद रखना कि जो सोलर नेबुला है वो हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट से बना हुआ है, ठीक है। डस्ट तो होगा ही, यूनिवर्स में डस्ट तो होगा ही, ठीक है। फिर देखते हैं दी फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। जो फ्रिक्शन है एंड कोलिजन होगा पार्टिकल्स का, लेट टू दी, अरे मैंने ये चेक ही नहीं किया कि मैंने ईयरफोन कनेक्ट किया या नहीं। लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, या ठीक। So, surrounded by the solar nebula consisting of the hydrogen, helium and dust. और वैसे भी अगर कनेक्ट नहीं भी किया रहता तो आज तो वॉइस अच्छे से आनी ही थी, क्योंकि आज होली है तो सब के सब घर गए हुए हैं, और तो आज अच्छी से पढ़ाई हो सकती है अपनी, है ना। बहुत लंबा भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ बिना कोई एक्सटर्नल नॉइस के, राइट। सो कमिंग टू रिवाइज्ड हाइपोथेसिस। रिवाइज किसने किया था? रिवाइज्ड बाय दी ऑटो स्किमेडिट एंड कार्ल विजास्कर 1950 में। सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंसिस्टिंग ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट, द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क शेप्ड क्लाउड। और क्योंकि फ्रिक्शन एंड कोलिजन होगा पार्टिकल्स का तो डिस्क शेप्ड क्लाउड बन जाएगा। प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्रीजन। और जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने? एक्रीजन से। एक्रीजन में क्या होता है? दो डिफरेंट, मतलब कि जो दो पार्टिकल है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ऐसा करके एक्रीजन के थ्रू बने हैं, ऐसा बताया गया। प्लैनेट्स ऐसे बने हैं। फिर देखो हेलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द अर्थ क्या बोलता है कि पहले क्या सोचा जाता था कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल है कि सॉरी पहले नहीं, पहले जियोसेंट्रिक मॉडल ये सोचा जाता था, है ना। तो बहुत पुरानी, कब की बात है? 140 AD की बात है। अ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दैट प्लेसेस द अर्थ एट द सेंटर। तो जो भी नाम है उसके, जैसे जियो सेंट्रिक बोल रहा है मतलब कि जियो एट द सेंटर, जियो मतलब अर्थ, ठीक है। तो जो अर्थ है वो सेंटर पे होगा और बाकी प्लैनेट से इसके अराउंड रिवॉल्व होता है। पहले ये सोचा जाता था कि अर्थ है वो बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सन भी इसके
अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में आया हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसने बताया अ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दैट प्लेसेस सन एट द सेंटर, तो सन है वो सेंटर पे है, डेवलप्ड बाय द निकोलस कॉपरनिकस इन 1543 AD। तो ये याद रखना, हम बहुत जगह ये चीज़ यूज़ करते हैं कि कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया है ना, और बताया कि सन एट द सेंटर एंड बाकी प्लैनेट से वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, है ना। तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल पुराना वाला था, दैट वाज जियोसेंट्रिक मॉडल। अर्थ कोई सेंटर वेंटर पे नहीं है, बल्कि अर्थ तो खुद ही सन को रिवॉल्व कर रहा है ना। देन नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में क्या क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या, हाँ लाइट ईयर की बात कर रहा है। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल्स इन 1 ईयर। तो ये मेजरमेंट किया जाता है लाइट ईयर से डिस्टेंस का, भले ही यहाँ पर लाइट वर्ड है लेकिन हम लाइट ईयर से डिस्टेंस मेज़र करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट होती है ना, इसलिए। तो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल्स इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और कितना डिस्टेंस 1 ईयर में लाइट ट्रैवल करता है, कई दस तकड़ा 1000 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड ईयर छोड़ो, 1 ईयर में इतना, अच्छा ठीक है, पर सेकेंड इतना ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है। तो उसके बाद देखते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस कितना है अर्थ एंड सन के बीच में, ये चीज़ हम लाइट ईयर से मेज़र करते हैं, और ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा। ल्यूनार डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो अर्थ एंड मून के बीच का एवरेज डिस्टेंस को ल्यूनार डिस्टेंस बोलते हैं, एंड दैट इज़ 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है। फिर पार्सेक क्या होता है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ द लेंथ यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलार सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। पार्सेक क्या है, यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलार सिस्टम। तो पार्सेक है वो यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ये लाइट ईयर क्या का यूनिट था, डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हम। पार्सेक क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलार सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे तो ये सोलार सिस्टम का भी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, जो सन से एसोसिएटेड जो पूरे प्लैनेट्स हैं उन सब का डिस्टेंस हम लोग लाइट ईयर में मेज़र कर रहे थे। लेकिन जब हम आउटसाइड सोलार सिस्टम का डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो हम लोग पार्सेक, पार, सोलर सिस्टम के पार का पार्सेक से मेज़र कर रहे हैं। दैट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलार सिस्टम है, ठीक है। और ये 3.26 लाइट ईयर है। देन नेक्स्ट डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले तो यही समझ रहे थे कि डार्क एनर्जी होता क्या है। डार्क एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू मेक अप अबाउट 68 से 70% ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर हमको यूनिवर्स के बारे में पता है, तो अगर यूनिवर्स 100% है तो उनमें से 70% तो डार्क एनर्जी ही है। दिस इज मिस्टीरियस फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिवर्स एक्सेलरेटिंग एक्सपांसन। और ये जो है वही मिस्टीरियस फोर्स है, ये डार्क एनर्जी है, वो मिस्टीरियस फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो क्यों एक्सेलरेटेड फॉर्म में एक्सपांड कर रहा है। हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, है ना, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा भी। तो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है, और ये किसके कारण है, इसके पीछे मिस्टीरियस फोर्स है। और पूरे यूनिवर्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका 70% तो डार्क एनर्जी ही कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ठीक है। तो समझ आ गया डार्क एनर्जी क्या है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। स्टार्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो देखे ही थे कि डस्ट एंड गैस, जो नेबुला था ना, क्लाउड ऑफ गैसेस, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, तो ऐसा कुछ था। तो जो स्टार होते हैं वो भी क्या से बने होंगे, अब उन्हीं नेबुला से ही तो प्लैनेट्स बने हैं, स्टार्स भी उन्हीं से बने हैं। तो डस्ट एंड गैस से बना होगा स्टार। अब फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोटो स्टार बनेगा, है ना। प्रोटो स्टार अर्ली स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन। अच्छा, तो ये लाइफ साइकिल मतलब स्टार बन कैसे रहा वो बता रहा है, ठीक है। तो शुरू में डस्ट एंड गैस था, और उसके बाद फिर क्या होगा, वो प्रोटो स्टार तक पहुंचेगा, मतलब कि अर्ली स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन। प्रोटो स्टार इज दी मतलब स्टार बनने से पहले का, ठीक है। तो प्रोटो स्टार, ठीक। तो प्रोटो स्टार अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। मेन सीक्वेंस स्टार, फिर मेन सीक्वेंस स्टार आ जाएगा, और इसके बाद अब दो तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तो क्या होगा, जब मास ग्रेटर देन दी 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। तो जो सन है उसका मास है, उसका अगर 1.44 टाइम अगर मैं करूँ
तो सन के मास का 1.44 टाइम अगर मैं करूँ और इससे भी ज़्यादा ग्रेटर हुआ किसका मास, ये जो स्टार है इसका मास, तो वो क्या बन जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, देखो सन के मास का 1.44 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया तो वो रेड जायंट है ना, बहुत बड़ा है, तो जायंट। ठीक है, तो मास ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, दैट विल बी रेड जायंट, ये बन जाएगा। फिर रेड जायंट के बाद अब बहुत रेड हो गया, अब चलो वाइट कर दो, तो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। एंड उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ, यहाँ पर है ब्लैक कलर बट दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे ब्लैक ड्वार्फ बन गया है। ठीक, तो पहले लाल था, फिर वाइट हो गया एंड देन ब्लैक हो गया, तो RWB। ठीक, कब होगा ऐसा, जब सन की मास का 1.44 टाइम्स करूँ और उससे भी ज़्यादा मास आ गया इस स्टार का, तो वो रेड जायंट बन जाएगा। फिर रेड जायंट के बाद उसका वाइट ड्वार्फ बनेगा। जायंट हो गया, अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो छोटा होना पड़ेगा, तो ड्वार्फ, तो वाइट ड्वार्फ, देन ब्लैक ड्वार्फ। ठीक, अब दूसरा तब जब क्या होगा, 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन से कम होगा, है ना, मास लेस देन दी 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, तब वो क्या होगा, सुपर रेड जायंट। तब तो सुपर रेड जायंट हो जाएगा। बोलो, इधर रेड जायंट था जब ज़्यादा था, और जब कम होगा सन के मास का 1.44 टाइम्स से, तो उसको हम बोल रहे हैं कि सुपर रेड जायंट। तो नाम में थोड़ा सा उल्टा है, जब सन के मास का 1.44 टाइम से भी ज़्यादा था तो सिर्फ रेड जायंट बोल रहे थे, और जब हमारा इधर 1.44 टाइम्स ऑफ द सन ऑफ मास से कम है तो क्या है, सुपर रेड जायंट। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसे है। तो ये भले छोटा जरूर है मास में, है ना, 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन से छोटा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा ये धमाका करने वाला है। ठीक है, तो सुपर रेड जायंट याद रखना, और सुपर से आगे बढ़ेंगे तो सुपरनोवा ही होगा। तो सुपर रेड जायंट से सुपरनोवा, सुपरनोवा होने के बाद फिर फर्दर या तो अब वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो सुपरनोवा, देन सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। ठीक, तो पूरा प्रोसीजर याद हो गया। सबसे पहले क्या हो रहा है, डस्ट एंड गैस था, देन प्रोटो स्टार बना, अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, देन मेन सीक्वेंस स्टार। अगर 1.44 टाइम्स ऑफ द सन ऑफ मास ऑफ द सन से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, रेड जायंट। फिर रेड जायंट से वाइट ड्वार्फ, एंड वाइट के बाद ब्लैक ड्वार्फ। फिर देखो ये जो है मेन सीक्वेंस स्टार है, उसके बाद अगर इसका मास लेस देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन है तो सुपर रेड जायंट बनेगा, एंड उसके बाद सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। ठीक, इधर ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, उधर तो ब्लैक ड्वार्फ था, वाइट ड्वार्फ, इधर सब ड्वार्फ है, और इधर ये सुपरनोवा के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है या फिर ब्लैक होल बन के रह जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं एस्टेरॉइड, मेटेओराइट्स, मेटियोर्स, मेटेओराइट्स, कॉमेट्स, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एस्टेरॉइड्स देखते हैं। तो एस्टेरॉइड्स कुछ नहीं, ये तो रॉक ही होते हैं, बस स्पेस में है। ठीक है, तो एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल सच एज द सिलिकेट मटेरियल एंड द निकल आयरन। तो सिलिकेट मटेरियल रॉक है, उसमें सिलिका रहता है ना, तो सिलिकेट मटेरियल एंड निकल आयरन होते हैं। फिर निकल आयरन तो होगा ही, जैसे अर्थ है उसके सेंटर में कोर में क्या है, आयरन है, वैसे ही क्या होगा जो एस्टेरॉइड्स है वो बेसिकली सेम मटेरियल ही तो है, कोर वाला मटेरियल ही तो है जो घूम रहा है स्पेस में। तो सिलिकेट मटेरियल एंड निकल आयरन। रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन, तो ये वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं। फाउंड इन दी एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट में हमको मिलते हैं। अब एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर है, ये जैसे सन है, उसके बाद फिर मार्स है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर, तो वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, वीनस, अर्थ, और कौन सा, मर्क्यूरी। ठीक, मर्क्यूरी। उसके बाद है एस्टेरॉइड बेल्ट, तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट में ही मिलते हैं, इसलिए इसका नाम एस्टेरॉइड है। ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड है वो सन को क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। तो रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन फाउंड एट द एस्टेरॉइड बेल्ट। फिर आते हैं कॉमेट्स में। कॉमेट्स को तो हम लोग देखते भी है, तो स्मॉल आइसी डर्ट बॉल्स, यही है। ठीक है, ये कॉमेट है ना, जा रहा है, दीज आर कॉमेट्स। तो ये स्मॉल आइसी डर्ट बॉल होते हैं, देखो आइस जैसा दिख भी रहा है, वाइट वाइट। ठीक है, स्मॉल होंगे, आइसी डर्ट बॉल होते हैं। डर्ट क्यों, क्योंकि इसके पीछे डर्ट एसोसिएटेड रहता है, दैट ऑर्बिट द सन, ये भी सन को ऑर्बिट करते हैं। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ द आइस एंड डस्ट से मिलके बने होते हैं। डेवलप टेल एंड गैस हेलोज व्हेन दी गेट क्लोज टू द सन, तो ये सन को ऑर्बिट करते हैं, और ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं टेल जब ये
क्या करते हैं, टेल एंड गैस हैलो बनाते हैं जब वो क्लोज जाते हैं सन के जैसे ही पास जाएंगे तो अचानक से गर्मी बढ़ जाएगी, तो इसमें ये जो आइस एंड डस्ट बॉल है वो टेल बनाना शुरू कर देंगे एंड हैलो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आइस एंड डस्ट का मिलकर बना होता है। फिर मेटेओराइट्स देखते हैं। मेटेओराइट्स आर एक्चुअली द पीसेस ऑफ द एस्टेरॉइड और कॉमेट्स। तो जो मेटेओराइट्स होते हैं वो कुछ नहीं, ये जो एस्टेरॉइड था उसी का पीसेस हो गया, या तो कॉमेट्स है उसका पीसेस हो गया। ऑर्बिट करते हैं अगेन ये भी सन को बिफोर एंटर दी एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर किए बिना क्या करते रहते हैं, सन को ऑर्बिट करते रहते हैं, ठीक। अभी एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया, एंटर करेंगे तो उनके लिए अलग अलग नाम है, मीटियोर्स एंड मेटेओराइट्स देखेंगे अभी। मेट्योर्स कब बोलेंगे, जब मेटेओराइट्स दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स अप। तो देखो ये अर्थ है, ठीक, इसको जब ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब सन को अगर ऑर्बिट कर रहे हैं सन के साथ साथ, क्योंकि अर्थ भी तो ऑर्बिट कर रहा है ना सन को, है ना। तो और यहाँ पे देखो ये जो एस्टेरॉइड के जो पीसेस है जिनको हम मेटेओराइट्स बोल रहे हैं, तो मेटेओराइट्स है वो भी सन को क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। और यही जब क्या करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर एंटर कर गए और बर्न्स अप हो गए तो ये मेटियोर कहलाएंगे, ठीक है। तो मेटेओराइट्स दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स अप क्रिएटिंग अ स्ट्रीक ऑफ लाइट। तो ये भी स्ट्रीक ऑफ लाइट डेवलप करेंगे क्योंकि बर्न हो रहे हैं ना, तो लाइट तो स्ट्रीक ऑफ लाइट तो बनेगा ही इन द स्काई। दीज स्ट्रीक्स ऑफ लाइट आर ऑल्सो नोन एज ए शूटिंग स्टार। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार है वो शूट कर रहा है ना। तो मीटियोर एक ना के ड्रामा भी था मीटियोर गार्डन करके, तो उसमें याद रखना कि वो क्या था, मेटियोरॉइड्स ही थे। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो बर्न हो जाएंगे, है ना, और क्रिएट करेंगे स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई। दीज स्ट्रीक्स ऑफ लाइट आर ऑल्सो नोन एज दी शूटिंग स्टार। अब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न करके ख़त्म हो गए, बट अगर इन केस पूरा बर्न नहीं हो पाया और अर्थ में गिर भी गए, तो मेटेओराइट्स दैट सर्वाइव दी पैसेज थ्रू दी अर्थ एटमॉस्फेयर का पूरा पैसेज तक सर्वाइव कर जाते हैं एंड लैंड करते हैं अर्थ पे, तब हम उनको मेटेओराइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब मेटेओर्स तक का तो ठीक है, उसके बाद ये आएगा मतलब अर्थ में एंटर कर गया, ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे आ गया। और देखो ये मीटियोर तक का सब में कॉमन ही है। फिर इसी में बस ये है मतलब ये अर्थ पे एंटर कर रहा होगा, और ये तो डी है मतलब कि नहीं है ये अर्थ में, और ये एस बस है, तो ये स्ट्रीक ऑफ लाइट डेवलप करेगा। और इसको से इससे कुछ याद रख सकते हैं क्या, नहीं इसमें तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी एंटर नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो कैन बी स्टोनी आयरन और स्टोनी आयरन। तो क्या हो सकता है, ये स्टोनी हो सकता है, आयरन या फिर स्टोनी आयरन, डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो समझ आ गया ना। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जो सन को रिवॉल्व करते रहेंगे, रॉक है, सिलिकेट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, सिलिकेट मटेरियल एंड निकल आयरन दोनों, ठीक है। सिलिकेट मटेरियल एंड निकल आयरन इनसे बने होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं। फिर कॉमेट्स होते हैं, ये तो आइसी एंड डस्ट से बने होते हैं, डर्ट बॉल्स भी बोलते हैं, डेवलप करते हैं ये टेल जब जैसे ही क्लोज जाता है सन के। फिर मेटेओरॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सन को रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब ऑर्बिट करते रहते हैं एंटर करने से पहले एटमॉस्फेयर को, और जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो बर्न हो जाते हैं, तो मेटेओर कहलाएंगे। और इनके पीछे जो स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखेगी हमको, फिर ये जब बर्न हो गया एटमॉस्फेयर में और अगर पूरी तरीके से बर्न नहीं हुए अर्थ के सरफेस पे लैंड कर गए, तब हम उनको मेटेओराइट्स बोलते हैं। फिर डू यू नो लाइट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ जो स्पीड ऑफ द लाइट है, एंड द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। और पूरा 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर, ठीक है। उसके बाद है गैलेक्सी में देखते हैं, अलग अलग टाइप की गैलेक्सी, जिसका नाम जैसा वैसा टाइप का है। स्पायरल गैलेक्सी तो स्पायरल जैसा है, स्पायरल गैलेक्सी यहाँ सेंट्रल डिस्क होगा सराउंडेड बाय द स्पायरलिंग आर्म्स। तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो सेंटर में ऐसे क्या होगा, सेंट्रल डिस्क होगा सराउंडेड बाय द स्पायरलिंग आर्म्स एंड पॉजेस न्यू स्टार, पॉजेस करता है, पॉजेस न्यू स्टार। से फिर मिल्की वे स्पायरल सेप्ड है, जो मिल्की वे है ना वो स्पायरल गैलेक्सी है, स्पायरल गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। मिल्की वे से गैलेक्सी ना, तो हाँ जो मिल्की वे है वो स्पायरल गैलेक्सी है। अर्थ इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी। एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे के। तो मिल्की वे के सबसे पास का गैलेक्सी कौन सा है, एंड्रोमेडा। और मिल्की वे क्या है, स्पायरल गैलेक्सी है। देन इलिप्टिकल गैलेक्सी, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे इलिप्टिकल होगा, ठीक है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर शेप्ड लाइक स्फीयर और कुकुम्बर्स
एंड कंटेन ओल्ड स्टार को कंटेन करता है। ये वाला ओल्ड, तो इलिप्टिकल होगा तो ओल्ड वाले स्टार को कंटेन कर रहा है, स्पायरल होता है तो नया रहता है तो स्पायरल याद रख लेना। ये ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है यूनिवर्स का, तो इलिप्टिकल है वो ब्राइटेस्ट रहता है यूनिवर्स में। फिर इर्रेगुलर गैलेक्सी आ गया। यहाँ पर इर्रेगुलर कोई शेप नहीं है प्रॉपर, हैव टू पर्टिकुलर शेप, हैव नो पर्टिकुलर शेप लाइक दी स्पायरल और इलिप्टिकल जैसा कोई शेप नहीं है। ब्राइटेस्ट कौन है? इलिप्टिकल वाला, ठीक। देन क्यूपियर बेल्ट को देख रहे थे, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये तो यहाँ पर से देखते हैं, चलो इसको याद करते हैं। ये सन है। फिर माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो माई से मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पहला था, हमने शायद उस टाइम पे जब मैं बता रही थी तो मार्स पहले बताया था क्या, तो कुछ तो मर्क्यूरी पहले, मर्क्यूरी देन वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर इधर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, और रिंग ऑफ एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट ऑर्बिट दी सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। फिर क्यूपियर बेल्ट है, वो क्या होता है? क्यूपियर बेल्ट है कहाँ पर होगा? वो नेपच्यून के बाद वाले पोर्शन में होगा। तो जब अपना ये सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं 9 के 9 खत्म हो गए, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 8 प्लैनेट है, सन को मिला के 9, मतलब सन तो स्टार है ना, तो हाँ ठीक है, 8 प्लैनेट्स है, 4 इधर 4 इधर, ठीक। तो 4 आने के बाद वापस से बेल्ट आ जाएगा जिसको क्यूपियर बेल्ट, तो सन से लेकर एस्टेरॉयड बेल्ट तक का 4 प्लैनेट, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 प्लैनेट, उसके बाद क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट होगा वो रिंग ऑफ एस्टेरॉयड होता है, यहाँ पर एस्टेरॉयड होंगे, कॉमेट होंगे एंड अदर आईसी बॉडीज होंगी दैट ऑर्बिट द सन बियॉन्ड नेपच्यून की बियॉन्ड जो होंगी। क्यूपियर बेल्ट कंटेन्स मैनी ड्वार्फ प्लैनेट्स, बहुत सारे, हमने देखा भी ड्वार्फ प्लैनेट कैसे बन रहे थे, है ना, तो वो था वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ये सब इंक्लूडिंग प्लूटो, हेलुमिया, मैकमेक, फिर क्वाक्वार और कस, ये सारे हैं वो क्यूपियर बेल्ट में हैं। फिर इनर प्लैनेट हम किनको बोलते हैं? तो वही एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले वाले प्लैनेट है और सन के बीच का, है ना, सन एंड एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच के वाले प्लैनेट को इनर प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल होंगे, ये रॉकी प्लैनेट्स होंगे, अर्थ टाइप के दिखते हैं इसलिए हम लोग इसको अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी बोलते हैं। दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्टेरॉयड, हायर डेंसिटीज होंगे, स्मॉलर इन द साइज देखो स्मॉलर है क्योंकि सन का इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इसलिए कंडेंस हो जाता है। थिन एटमॉस्फेयर है एंड लो ग्रेविटी। क्यों थिन एटमॉस्फेयर है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो सोलर विंड के से ब्लो आउट हो गए, है ना, तो थिन एटमॉस्फेयर होंगे, लोअर ग्रेविटी होगी। फिर मूव करते हैं फास्टर, शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, हाँ क्योंकि सन के अराउंड शॉर्टर वाला होगा इनका ऑर्बिट, तो एकदम फास्ट मूव करेंगे, शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर आउटर प्लैनेट्स में क्या क्या हो जाएगा? जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट्स होंगे, जोवियन एकदम बड़े बड़े होंगे और गैस वाले हैं ना, तो गैसियस प्लैनेट्स, जोवियन एंड गैसियस प्लैनेट्स, दे लाई आफ्टर द बेल्ट ऑफ द एस्टेरॉयड की बेल्ट के बाद आता है, बिफोर द क्यूपियर बेल्ट, और क्यूपियर बेल्ट के पहले। लार्जर डेंसिटीज होंगी इनकी, लोअर डेंसिटी होगी, अब डेंसिटी कम होगी ना क्योंकि ये गैसियस प्लैनेट है तो डेंसिटी कम होगी, इनका तो रॉक वाला है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इनका डेंसिटी कम होगा एंड साइज़ बिगर होगा क्योंकि गैस वाला है ना, गैस का अगर मैं बॉल बनाऊँ तो बड़ा वाला बॉल बनेगा, लोअर डेंसिटी वाला। थिक एटमॉस्फेयर होगा क्योंकि सोलर विंड है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती इधर, तो इनके एटमॉस्फेयर को नहीं ब्लो आउट कर पाई, तो थिक एटमॉस्फेयर होगा। हायर ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी इनकी हाई थी इसलिए अपने जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसको होल्ड करके रखे थे ग्रेविटी से। मूव करेंगे स्लोअर, अब इतने बड़े होंगे तो स्लोअर ही मूव करेंगे ना। एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा क्योंकि देखो इनका ऑर्बिट ऐसा लंबा सा बनेगा ना, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो बड़ा होगा, लंबा समय का होगा। देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर एक एक प्लैनेट के बारे में भी होगा, उससे पहले बिग बैंग थ्योरी ये सब है, कौन कैसे बना, फिर ये देखो हर एक प्लैनेट के बारे में। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं अब। बिग बैंग थ्योरी, तो पूरा यूनिवर्स बना कैसे, उसका है बिग बैंग थ्योरी। तो अ टाइनी स्पेस बॉल था पहले, ये देखो ये टाइनी स्पेस बॉल इमेजिन करना है इसको, अ टाइनी स्पेस बॉल अबाउट द साइज ऑफ एन एटम विथ हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर था। फिर एट द बिग बैंग, कब हुआ बिग बैंग? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। टाइनी बॉल है वो एक्सप्लोड हो गया अचानक से, टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, ह्यूज एक्सपांसन होगा। फिर क्या होगा? 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, टेम्परेचर अब 3 लाख साल बाद, अब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? बिग बैंग इवेंट हुआ, अब 3 लाख साल बाद टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ड्रॉप होगा, 4500 केल्विन तक का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। देन गिव राइज टू दी एटॉमिक मैटर को राइज करेगा, ठीक है, एटॉमिक मैटर बना पहला, द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, उसके बाद यूनिवर्स एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ऐसा है।
ठीक। तो देखो अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो 0 ईयर जब ये बिग बैंग इवेंट हुआ, फिर डार्क एजेस था, फिर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज स्टार्स अपीयर होंगे, फिर अर्ली गैलेक्सीज अपीयर होंगी, फिर मॉडर्न गैलेक्सीज, ये सब है। तो ये चलो इतना काम करनी है। बिग बैंग देख लिया, अब देखो प्लैनेट्स एंड अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होगा। अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट का पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर अर्थ कैसे बना ये देख लेंगे। प्लैनेट्स कैसे बना, जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल थे अराउंड द यंग स्टार्स फॉर्म अ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। तो जो ये एक यंग स्टार था उसके अराउंड जो मटेरियल एसोसिएटेड था, लेफ्ट ओवर मटेरियल था, वही क्या बनाएगा, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाएगा, और फिर बाद में वही क्या होंगे, प्लैनेट बन जाएंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स कोलाइड, और इन्हीं ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे जो सराउंड कर रहे थे यंग स्टार को, वो डस्ट पार्टिकल कोलाइड करेंगे, स्टिक हो जाएंगे साथ में, एंड फॉर्मिंग प्लैनेटेस्टिवल्स। तो प्लैनेटेस्टिवल बना देंगे, और ये प्लैनेटेस्टिवल होंगे वो इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे प्लैनेट्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। एज द प्लैनेट्स फॉर्म देयर इंटीरियर हीट्स अप, और जैसे प्लैनेट बनता जाएगा और उसका जो इंटीरियर है वो एकदम गर्म होता जाएगा, इंटीरियर गर्म होगा तो हैवियर जो एलिमेंट है वो सिंक करते जाएंगे सेंटर की तरफ और फॉर्म करेंगे मेटेलिक कोर, वाइल द लाइटर एलिमेंट्स है वो आउटर लेयर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए जो हैवी वाला मेटल है वो अर्थ के सेंटर पे है ना, आयरन वाला जो भी मेटालिक कोर है, और जो सरफेस पे होगा लाइटर एलिमेंट्स होंगे फॉर्म द आउटर लेयर मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक। अर्थ को देख लेते हैं, तो अर्थ वो फॉर्म हुआ कब, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो विद इन दी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। तो वही मैंने बताया यंग जो स्टार था उसके अराउंड जो एसोसिएटेड था ना लेफ्ट ओवर मटेरियल, वही प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाएगा, और उसी से ही प्लैनेट बने, और उसी से अर्थ भी उसी से ही बना प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से अराउंड द सन, और वो ये जो स्टार है वो सन है। ठीक है। इनिशियली इट वॉज मॉल्टन मास, शुरू में तो ये मॉल्टन मास था ड्यू टू द फ्रिक्वेंट कॉलिजन के कारण मॉल्टन मास था, एंड इंटरनल हीटिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके से। फिर अर्थ है वो कूल होगा, एंड आउटर लेयर है वो सॉलिडिफाई होते जाएंगे, जो बाद में मतलब क्रस्ट बनाएंगे है ना, टू फॉर्म द क्रस्ट, वाइल इंटीरियर है वो अभी भी मॉल्टन फॉर्म में ही था। ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी रिलीज्ड गैसेस, अब क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी अर्थ में, तो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू गैसेस रिलीज होगी अर्थ के इंटीरियर से, विच कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अर्ली एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट भी करेगा। फिर देखते हैं अब लिथोस्फीयर। अर्थ जैसे कूल होना चालू हो जाएगा, पहले तो मॉल्टन था बट उसके बाद कूल होना चालू करेगा, तो आउटर मोस्ट लेयर है वो सॉलिडिफाई होता चला जाएगा, एंड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म दी लिथोस्फीयर बनना शुरू हो जाएगा, विच इज़ रिजिड लेयर। और ये जो ठंडा हो गया तो रिजिड बन जाएगा ना, रिजिड लेयर, एंड ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक, और बाद में ठंडा हो जाएगा तो ब्रेकेबल भी होगा। ठीक है। तो ब्रोक हो जाएगा एंड टेक्टोनिक प्लेट बनाएगा है ना। लिथोस्फीयर इज़ नॉट अ सिंगल कॉन्टिन्यूस लेयर, जो लिथोस्फीयर है एक सिंगल कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है, बट इन फ्रेगमेंटेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स में। तो ये प्रॉपर एकदम कॉन्टिन्यूस ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अब ब्रेक हो चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में। दीज प्लेट्स फ्लोट और दी सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर, और ये जो लिथोस्फीयर है इसके नीचे में मॉल्टन वाला है जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोल रहे हैं, उसके ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। दिस मूवमेंट कॉजेज अर्थक्वेक, और क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करते रहते हैं तो इसलिए एनर्जी है अर्थ के अंदर की एनर्जी वो रिलीज होती है, तो वही अर्थक्वेक के फॉर्म में होगी। वोल्केनिक एक्टिविटी होते रहता है, जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट के पास से अगर कोई वीकर वाला मिलता है तो एस्थेनोस्फीयर वो बाहर निकल जाता है, दैट इज वोल्केनो है ना, नथिंग बट दी वोल्केनो, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन भी बनेंगे, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट टकराएगा तो माउंटेन बिल्डअप होगा। फिर ये अर्थ बन गया। फिर एटमॉस्फेयर देखते हैं, एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो अर्ली जो एटमॉस्फेयर था जो अर्थ से एसोसिएटेड था वो मोस्टली से क्या से कंपोज था, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया। क्या क्या से था अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ का, हाइड्रोजन था, हीलियम था एंड मीथेन था और अमोनिया था। तो HCH4NH3 ये था अर्ली एटमॉस्फेयर। प्राइमरली ये क्या से था बना था, वो वोल्केनिक आउटगेसिंग के थ्रू, हमने पढ़ा भी था वोल्केनिक जो रिलीज वोल्केनो था वो रिलीज़ कर रहा था गैसेस, वो कंट्रीब्यूट कर रहा था अर्ली एटमॉस्फेयर बनने में। तो वोल्केनो के अंदर से मीथेन निकलेगा, अमोनिया निकला और हाइड्रोजन हीलियम तो रह गई। ठीक है। फिर अर्ली लाइफ है वो फॉर्म होगा सच एज साइनोबैक्टीरिया बिगेन टू प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो उसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होगी इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर बाद में ग्रेजुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर भी बनेगा विच प्रोटेक्ट्स द लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। फिर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ दी, और अभी का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर क्या से कंपोज है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर ट्रेसेस ऑफ द गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं अर्थ को। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, देन ऑक्सीजन है। ठीक, फिर आता है हाइड्रोस्फीयर कैसे बना। वाटर ऑन द अर्थ लाइकली केम फ्रॉम 2 सोर्सेज से आए थे, ऐसा हमको पता चला, मतलब ऐसा लगता है, क्योंकि एकदम एविडेंस तो नहीं मिल पाएगा ना। तो वोल्केनिक आउटगेसिंग जब हुआ ना, तो वाटर वेपर है वो भी रिलीज हुए वोल्केनो से, जो कि कंडेंस हो गए टू फॉर्म दी ओशियन। कंडेंस्ड होंगे, उसके बाद प्रेसिपिटेट होके ओशियन में जो डेप्थ है ना, उसमें पानी ऐसा भर जाएगा। ठीक है, फिर cometary impacts. Comets which are rich in the water and ice may have also contributed water to the earth during the early stages of its formation। में हो सकता है कि कॉमेट है उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर वाटर बीइंग साइकिल थ्रू द इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो वाटर साइकिल के बारे में बता रहे हैं, इवापोरेशन ये सब होता है। अब देखते हैं हम ये सारे प्लैनेट्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर सैटर्न बोलती हूँ, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो ये 8 के 8 प्लैनेट हो जाएंगे। फिर मून को पढ़ लेंगे एंड सन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, तो क्विकली देखते जाता है। सबसे पहले सन के सबसे क्लोजेस्ट में है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, स्मॉलेस्ट है इन दी सोलार सिस्टम। पूरे सोलार सिस्टम में जितने 8 प्लैनेट हैं उन सब में से सबसे छोटा है वो है मर्क्यूरी, क्योंकि सन के सबसे क्लोजेस्ट है ना। स्लाइटली लार्जर देन दी अर्थ मून, अर्थ के मून से थोड़ा सा बस बड़ा है। ठीक है, बाकी पूरे प्लैनेट में तो सबसे छोटा है, अर्थ के जो मून है उससे थोड़ा सा बड़ा है। नो मून्स और रिंग्स, और मर्क्यूरी के पास खुद का कोई मून वगैरह नहीं है, रिंग्स वगैरह नहीं है। जैसे सैटर्न के पास रिंग है ना, वैसा मर्क्यूरी के पास ना तो मून है ना तो रिंग है। मर्क्यूरी का एग्जॉस्फियर है वो कंपोज्ड ऑफ दी मोस्टली ऑफ दी ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटासियम। तो ये जो मर्क्यूरी है उसका जो एग्जॉस्फियर है वो क्या से बना है, ऑक्सीजन से, सोडियम से, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटासियम। ठीक, और ये फास्टेस्ट प्लैनेट है, सिर्फ 88 दिन लगते हैं इसको, 88 डेज ही लगते हैं रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। सन के अराउंड इसका अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं इसको। रोटेशन अप्रॉक्सीमेटली 58 डेज का होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब सन के अराउंड। ठीक, और रिवॉल्व मतलब अपने ही एक्सिस पे वो भी रोटेट होता रहता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 58 डेज लगते हैं इसको। ठीक है, अपना रोटेशन कंप्लीट करने में। तो मर्क्यूरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ना तो इसके पास खुद का मून है ना तो रिंग है, और बस ये सबसे छोटा है, अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है, पहला प्लैनेट है, सन के सबसे क्लोजेस्ट है। बस इसके एग्जॉस्फियर में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम यही सब है। ठीक, फिर आते हैं वीनस में। वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ के आसपास की दोनों है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो इधर जा सकते हैं, एक तो इधर है, और इधर वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्स है। ठीक है, मंगल, और ये वाला वीनस है, उसके लिए क्या पता होना चाहिए, वीनस है सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड हॉटेस्ट है सोलार सिस्टम में। तो सन के सबसे क्लोजेस्ट है वो हॉट नहीं है, हॉटेस्ट नहीं है। ठीक है, हॉट है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट कौन है, वीनस। तो ध्यान रखना कि सन के सबसे पास में हमको ऐसा यूजुअली लगेगा कि यही हॉटेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहीं पे ट्रैप है कि मर्क्यूरी हॉटेस्ट नहीं है, वीनस इज़ दी हॉटेस्ट। ठीक है, अब ये क्यों हॉटेस्ट हो गए, इसका रीज़न है इसके पास। क्या रीज़न है कि तुम क्यों हॉटेस्ट हो, उसको पूछा वीनस को, तो वीनस ने बताया कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या से बना है वो, H2SO4, दैट इज़ एसिड है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो फिर इसलिए ये हॉट है। ठीक, तो याद रखना वीनस के एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम ये सब था ना, और क्या था, हीलियम, पोटासियम ये सब था, इसलिए ये हॉटेस्ट नहीं था। बट ये H2SO4 इसके एटमॉस्फेयर में, इसलिए ये हॉटेस्ट है। इसके पास भी अगेन कोई मून नहीं है, कोई रिंग नहीं है। वीनस है, उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और दी इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, क्योंकि हॉटेस्ट है ना, तो एकदम जो हॉट रहता है उसको स्टार के रूप में ट्रीट करना, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक, वीनस रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है, रेट्रोगेट 243 अर्थ डेज लगते हैं, स्लोएस्ट रोटेशन है इसका। ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन है, रोटेशन क्लॉकवाइज करता है ये, रेट्रोगेट। बाकी सब ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन ये वाला क्लॉकवाइज घूमता है। तो वीनस को याद रखना कि क्लॉकवाइज रोटेशन करता है।
फिर नेम्ड आफ्टर फीमेल फिगर के नाम पे रखा गया था इसको। वीनस हैज़ दी हाईएस्ट एल्बिडो ऑफ आवर सोलार सिस्टम में हाईएस्ट एल्बिडो है। एल्बिडो मतलब कि क्या होता है? एल्बिडो हम कब बोलते हैं कि कितना कैपेसिटी है कि जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दे, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हाँ सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। एक सेकेंड, नहीं, हाईएस्ट एल्बिडो इन आवर सोलार सिस्टम, लेट मी चेक एल्बिडो का। हाँ सही बताया था मैंने कि हाईएस्ट एल्बिडो मतलब कि मैक्सिमम सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट ही कर देगा। तो 95 to 96% सन जो आएगा उसको वीनस रिफ्लेक्ट ही कर देगा। पर क्या होगा कि 4 to 5% जो सनलाइट एंटर कर गया ना, तो वो है वो स्केप नहीं कर पाएगा। और उसके बाद क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर है एंड H2SO4 का इसके पास एटमॉस्फेयर है, तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, वीनस है वो हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, सेकंड प्लैनेट होने के बावजूद हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, फिर वीनस है वो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है वीनस के बारे में। तो वीनस के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है हमको कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, H2SO4 का है, हॉटेस्ट है सोलर सिस्टम में, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, रोटेशन क्लॉकवाइज, हाईएस्ट एल्बिडो। ठीक है, तो बहुत सारे एक जो भी चीज़ तीन ठोक चीज़ इसमें एक्सट्रीम लेवल पे, तीन, हाँ चलो दो बोल सकते हैं, हॉटेस्ट एंड हाईएस्ट ऑल एल्बिडो। ठीक, फिर देखते हैं अर्थ, अपना प्यारा अर्थ। अब देखते हैं थर्ड प्लैनेट है ये सन से एंड मोस्ट डेंस है सोलार सिस्टम में, तो सबसे डेंस तो यही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.1% अदर गैसेस। ठीक है, इसको हम याद करेंगे बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थ का रोटेशन। अर्थ कितने दिन में रोटेट कर लेते हैं, मतलब कितने घंटे में? 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, मतलब लगभग 24 घंटे। ठीक, रिवॉल्यूशन का कितने में करता है? तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस है। रोटेशन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है कितने, लगभग 24 आवर में, और रिवॉल्व मतलब कि सन के अराउंड घूम रहे हैं 1 साल लग जाता है लगभग। तो 365 डेज 6 hours 9 minutes. It would take 1.3 million Earths to fill up the sun. तो इतने सारे अर्थ चाहिए 1.3 मिलियन जो सन को कवर कर सके। तो इतना बड़ा है सन अर्थ से। ओनली प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है। फिर आते हैं मार्स में। तो जो मार्स है वो फोर्थ प्लैनेट है सन से, सन के सोलर सिस्टम में, एंड इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं ड्यू टू आयरन ऑक्साइड रस्ट लग गया है इसमें। ठीक है, किसमें? मार्स में रस्ट लग गया। तो MARS से याद रखना, इसमें रस्ट लग गया है। बाकी में आर था क्या, एक और M है उसमें मर्क्यूरी है, चलो उसको याद नहीं रखेंगे। इधर सन के पास में रहेगा तो रस्ट नहीं लग सकता ना, दूर है तो रस्ट लग गया, याद रखना। तो रेड प्लैनेट ड्यू टू दी आयरन रस्ट on its surface, giving it a reddish color visible to the naked eye from the earth. फिर 2 स्मॉल मून्स है इसके, फोबोस एंड डाइमोस, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना। फोबोस एंड डाइमोस है वो मार्स के क्या है, स्मॉल मून्स है इसके। दो, बहुत से और भी मून है, नहीं 2 ही मून है क्या, तो देखेंगे अभी जब कितने किसके पास कितने मून है वो देखेंगे। तो फोबोस एंड डाइमोस। फिर सिमिलर टू द अर्थ सीजन ड्यू टू इट्स एक्सियल टिल्ट के कारण इसमें भी सीजन होते हैं मून में, तो थोड़ा सिमिलैरिटी है अर्थ से, इसलिए हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं मार्स में। बट इट्स सीजन लास्ट लॉन्गर ऑन दी मार्स बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर ऑर्बिटल पीरियड, क्योंकि इसका लॉन्गर ऑर्बिटल पीरियड है इसलिए सीजन है वो लंबे समय तक रहते हैं मार्स में। वाटर एग्जिस्ट करता है प्राइमरीली एज आइस के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है एट दी पोल्स एंड इन दी सब सरफेस, पोल्स में और जो सब सरफेस है वहाँ पर वाटर आइस के फॉर्म में है। कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स थिन एटमॉस्फेयर कंपोज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसको कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। ठीक है, और कंपोज्ड है कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर इसको ऐसे रोटेट करते हैं और ये मार्स हो गया। फिर आते हैं जुपिटर में। जुपिटर है ये 5th एंड लार्जेस्ट प्लैनेट में, देखो इसका साइज ही देखो कितना बड़ा है। फ्रॉम द सन 5th है इन द सोलर सिस्टम, कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम गैस। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से इसका ओके
कंपोज होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, नो सॉलिड सरफेस, इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं। हमने तो पढ़ा भी था कि गैसेस है ना, तो गैसियस प्लैनेट है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ है। शॉर्टेस्ट डे, रैपिड रोटेशन लेस देन 10 आवर्स, जो उसका रोटेशन होता है वो 10 घंटे से भी कम में रोटेट कर लेता है अपने एक्सेस पे। और गैनीमेडे पता नहीं क्या ही पढ़ते हैं इसको, गैनीमेडे इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलार सिस्टम एंड लार्जर देन मर्क्यूरी प्लूटो। तो गैनीमेडे है वो क्या है, लार्जेस्ट मून है इसका, मून इन द सोलार सिस्टम एंड लार्जर देन द मर्क्यूरी एंड प्लूटो। मर्क्यूरी एंड प्लूटो से भी बड़ा है, मर्क्यूरी एंड प्लूटो से भी बड़ा है, ठीक है इसका मून। ठीक, तो दो ठोक को हम लोग पढ़े हैं। एक तो मार्स में हमने पढ़ा क्या क्या, फोबोस एंड डाइमोस, और जुपिटर के मून का नाम क्या है, गैनीमेडे। तो जे से जी याद रख लेना तो याद रहेगा। ठीक, फिर आते हैं इस पे सैटर्न पे। सैटर्न है 6th है फ्रॉम द सन, स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम है इसमें, देखो रिंग दिख भी रहा है। काउंटलेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड रॉक, जो कि ये रिंग बने किससे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स है आइस के एंड रॉक के। एंड ये भी गैस जायंट है कंपोज ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम, ये भी हाइड्रोजन हीलियम, ये भी हाइड्रोजन हीलियम। लीस्ट डेंस प्लैनेट होगा। अब देखो गैस में तो लेस डेंस है ही, लेकिन बाकी ये जो चारों के चारों गैसेस ही है ना प्लैनेट, उनमें से भी लीस्ट डेंस कौन सा होगा, सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है इसके पास 146, होगा भी क्योंकि देखो इसके पास रिंग है, यहीं पर तो होने वाला है जो भी होंगे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 146। लार्जेस्ट मून इज टाइटन, और इसकी मून का नाम क्या है, टाइटन। टाइटन नाम से वॉच का ब्रांड भी है, तो उससे याद रख लेना सैटरडे को टाइटन का वॉच पहनोगी करके, ठीक है सैटरडे को टाइटन का वॉच, तो सैटर्न से याद रहेगा टाइटन। फिर आते हैं यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक, तो यूरेनस का क्या है, ये 7th प्लैनेट है सन से, एंड ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, रिकॉर्ड करता है कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर, कोल्डेस्ट टेम्परेचर, क्योंकि सन से देखो कितनी दूर में है, ये वाला सन से कितनी दूर में है। अब देखो अगेन सन के जो क्लोजेस्ट था वो हॉटेस्ट नहीं था, उसके बाद वाला था। वैसे जो सन से सबसे दूर है उससे पहले वाला है वो सबसे कोल्डेस्ट है, तो दोनों अब चलो याद हो जाएगा, है ना। तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर यूरेनस का है। गैसेस सियान कलर्ड, पता नहीं सियान पढ़ते कि क्या, जो भी कलर है बहुत प्यारा कलर है यार, ब्लू टाइप ही लग रहा है मुझे तो। कलर्ड आइस जायंट रोटेट्स क्लॉकवाइज, और ये भी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और इन अ रेट्रोगेट फैशन। तो यूरेनस है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉक कैसे रोटेट करता है, ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। वैसे एक ठोक और पढ़े थे हम, ये वाला जो हॉटेस्ट था, तो ये और अच्छे से याद हो जाएगा। चलो जो हॉटेस्ट था वो भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, जिसको रेट्रोगेट फैशन में बोलते हैं, और जो कोल्डेस्ट है वो भी क्लॉकवाइज, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों में सिमिलैरिटी भी मिल रही है। फिर नेपच्यून, ये सबसे लास्ट वाला है, 8th एंड द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट है फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, एंड आइस जायंट मेड अप ऑफ डेंस आइसी मटेरियल से बना होगा। डेंस आइसी मटेरियल मेनली वाटर, मिथेन एंड अमोनिया। क्या क्या से, वाटर, मिथेन, अमोनिया। अब वो स्मॉल रॉकी कोर होगा, उसके अब वो क्या से बना होगा, ये वाटर, मिथेन, अमोनिया। देन मिथेन इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, और जो मिथेन होगा ना एटमॉस्फेयर में वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कॉजिंग द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट टू बी ब्लू इन द कलर, मेकिंग नेपच्यून अपीयर्स ब्लू। तो कॉज करेगा लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट टू बी ब्लू इन कलर होगा, तो मेकिंग नेपच्यून इसलिए हमको ब्लू कलर में दिखता है। फिर सन एंड मून के बारे में देख लेते हैं। सन है वो क्या, ओनली स्टार है हमारे सोलार सिस्टम का, एंड जनरेट करता है अपना खुद का लाइट। स्टार का तो खुद का लाइट होता है, ये तो पता ही है अपने को, है ना। फिर थ्रो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्यूज़ हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है। सन इज़ अबाउट 100 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ से तो 100 टाइम्स वाइडर है, वाइडर, ठीक है, वाइड में बता रहा है। बाकी तो 1.3 मिलियन अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी पूरा फुलफिल करने के लिए सन को, इतना बड़ा है। वाइडनेस में देखें तो ऐसे अर्थ को ऐसे अरेंज करते जाऊँ तो 10 टाइम्स वाइडर है, ठीक।
नहीं 100 टाइम्स है अर्थ का, जुपिटर का 10 टाइम्स है, ठीक है। तो फिर कंपोज ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है, उन्हीं में तो फ्यूजन हो रहा है। फिर सन एमिट कर रहा है अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम सोलार विंड बोलते हैं। तो सन से एमिट होते रहता है सोलार विंड। और सन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कंसिस्ट होता है 3 मेन लेयर से। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होगा, एक क्या होगा 3 लेयर का है। तो पहला वाला है फोटोस्फीयर, जिसको विजिबल सरफेस भी बोलते हैं, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना, ठीक है। तो फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। फिर मून के बारे में देख लेते हैं। अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून। मून की जो ग्रेविटी है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है अर्थ में टाइड्स। टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ड्यू टू द टाइडल फोर्सेस मून ऑलवेज शोज द सेम साइड ऑफ द अर्थ। अर्थ का सेम साइड ही दिखता है। ड्यू टू द टाइडल फोर्स के कारण मून ऑलवेज शोज सेम साइड ऑफ द अर्थ। और 3,84,400 किलोमीटर away from the earth, moon has a very thin tenuous atmosphere, tenuous जो भी पढ़ते हैं इसको, बहुत थिन एटमॉस्फेयर है मून का। फिर यहाँ पर रिमाइंडर करके दिया हुआ है, वीनस एंड यूरेनस आर द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज वाइल अदर प्लैनेट्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। यही मैं बता रही थी। हॉटेस्ट कौन सा था? वीनस था, है ना, क्योंकि सन के सबसे क्लोज क्या था? मर्क्यूरी था, लेकिन वो हॉटेस्ट नहीं था, वीनस था, हॉटेस्ट था, इसलिए वो क्लॉकवाइज। और सबसे लास्ट वाला क्या है? यूरेनस के बाद नेपच्यून है। नेपच्यून लास्ट है, लेकिन उससे पहले क्या था? यूरेनस, जो कि कोल्डेस्ट है। तो वो है, वो भी सोलार सिस्टम में क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। अब वन शॉट में तो शायद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा है। अभी तो हमने शायद 3-4 पेजेस ही किए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट वाइज ही कर लेते हैं, 4-5 पार्ट में तो हो ही जाएगा, ठीक है।